धनतेरस पर अमीर बहू लाई सोने का पलंग, अलमारी और बर्तन। आधी रात का समय होता है। हरी मुरारी का पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी एक मोटा सा काला सा खटमल गंगा देवी को जोर से काटता है। अरे मोरी मैया, कितनी जोर का खटमल काटा है। ओहो हो, इस नास पीटे खटमल ने तो दुखी करके रख दिया है। ना दिन को चैन है, ना रात को नींद है। कविता शीतल, अरे ओ कविता शीतल, ये लड़कियां भी एकदम भयंकर भस्मासुर की नींद में सोती हैं, एक बार भी सुनती नहीं है। तभी एक साथ 4-5 और खटमल पुराने से पलंग में से निकलकर ऊधम मचाने लगते हैं और सबके सब हाथ पैर पीठ को खुजलाते हुए जाग जाते हैं। ऐसे में घर के मुखिया हरी मुरारी जी बोलते हैं, हे राम, अरे घर की बत्ती किसने बुझा रखी है? कितनी बार कहा है रात को बत्ती बुझाकर मत सोया करो, घर में इतने खटमल फैल गए हैं। शीतल उठकर जल्दी से बत्ती जलाती है, जिससे खटमल इधर उधर तेजी से भागने लगते हैं। तब बूढ़ा हरी मुरारी खटमल को मारने के लिए पीछे पीछे भागता है। ठहर जा ससुर के नाती, भागता कहाँ है? ये मर गया। पूरा गरीब परिवार सारी रात खटमल मारने में बिता देता है। तभी तंग आकर भाई कुंदन चिड़चिड़े मिजाज में बोलता है, कविता शीतल, तुम दोनों सारा दिन करती क्या हो घर में रहकर? ये नहीं कि घर में खटमल की दवाई डाल दो। कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है। सारे फसाद की जड़ ये पलंग ही है। दीमक और खटमल दोनों लग गए हैं इस पलंग में। इसे उठाकर बाहर फेंक देता हूं। पलंग फेंकने की बात से गंगा देवी गुस्सा करके कहती है, खबरदार जो इस पलंग को घर से बाहर फेंका तो। अरे थोड़े दिनों में ठंड का मौसम शुरू होने वाला है और तुझको भली तरह पता है कि मुझे सर्दी में गठिया का दर्द जोर लगाता है। कैसे कटेगा बिना पलंग के जाड़ा? घर में एक नई चीज तो लाई नहीं जाती, बस जो भी है उसे ही फेंकने पर तुले हो। गंगा की बातों में बेशक कड़वाहट भरी थी, लेकिन सारी जिंदगी गरीबी में काटने के बाद अब वो बुढ़ापा थोड़े सुख में बिताना चाहती थी। लेकिन घर की दशा ऐसी थी कि उसमें परिवार किसी तरह दाल रोटी खाकर गुजर बसर कर रहा था। इतने लंबे चौड़े परिवार में कमाने वाले केवल 2 ही जने थे। घर के मुखिया हरी मुरारी जी, जो भट्टे पर ईंट धोने का काम करते थे, जिसके बदले मुश्किल से उनके बुजुर्ग उम्र के चलते 100 रुपए से ज्यादा नहीं मिलते थे। और कुंदन एक फैक्ट्री में हिसाब किताब का काम संभालता था और ओपन से पढ़ लिख भी रहा था। घर चलाने की कुल जिम्मेदारी कुंदन के कंधों पर ही थी। ऐसे में खाने पीने के बाद कुछ भी नहीं बचता था। पलंग बहुत ही पुराना था, बर्तन भी टूटे फूटे हुए थे और कोने कोने में परिवार के कपड़े फैले हुए रहते थे। घर सारा दिन फैला फैला सा रहता था। कुंदन के मन में ख्वाहिश तो बहुत थी कि वो अपने परिवार में सुख सुविधा लगवा सके, लेकिन बचत 1 रुपया की नहीं थी। शीतल, अगर रोटी बना दी हो तो जल्दी से दे दे, फैक्ट्री जाने के लिए देर हो रही है। बस 2 मिनट ठहर जाइए कुंदन भैया, अभी अभी चूल्हा सुलगा है, रोटी बना रही हूँ। आज फिर तुम दोनों ने रोटी बनाने में देर कर दी, जबकि कहा भी था कि ये दिवाली का महीना है, पूरे महीने मुझको फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी बनाओ। जी भैया, कविता दीदी गरम गरम रोटी बना रही हैं, तुम जाकर भैया को परोस कर दे दो। अच्छा चलो ठीक है फिर। इतने में छोटा भाई मुकेश भी खाना मांगता है। कविता दीदी, मेरे लिए भी 2 गर्मा गर्म रोटी ले आना। ठीक है, लाती हूँ भाई। चिंता भरे मन से कविता बांस की बनी टोकरी में रखे बर्तनों को देखने लगती है, जिसमें ज्यादातर बर्तन टूटे फूटे थे, पर थालियां 2-3 ही थीं, जिसमें से 2 टूटी हुई थीं। अब क्या करूं? एक ही अच्छी थाली है, बाकी दोनों टूटी फूटी हैं। पहले किसको खाना दूं? घर में बर्तनों की भी इतनी कमी है, ना दाल पकाने के लिए बढ़िया कुकर है, ना प्लेट, थाली। सबको एक साथ खाना परोसने के लिए भी सोचना पड़ता है। कविता दोनों थाली में खाना लाकर डाल देती है। तभी टूटी थाली में खाना परोसा हुआ देखकर गंगा गुस्सा करके बोलती है, ये क्या है कविता, तूने अपने भाई को टूटी थाली में खाना क्यों परोसा है? घर में और थालियां नहीं थी क्या? सुबह सुबह टूटे बर्तनों का मुंह देखने से दिन खराब हो जाता है। जाने तुम दोनों बहनों में कब अकल आएगी। अब इसमें हमारी क्या गलती है माँ? घर में जो टूटे बर्तन होंगे उसी का तो इस्तेमाल करेंगे। हर साल तो बोलते हैं धनतेरस पर थोड़े थोड़े करके बर्तन खरीद लीजिए, लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हैं? हम दोनों बहनें सारा दिन काम कर करके परेशान हो जाते हैं। कभी ये टूटे फूटे बर्तन धोने में हाथ कट जाता है, तो कभी चूहा कपड़े काट देते हैं, तो और उसके लिए भी हमको ही सुनना पड़ता है। और सारा दिन गधों की तरह काम करने के बाद रात को चैन की नींद भी नसीब नहीं होती, क्योंकि घर में ना तो एक ढंग का पलंग है और ना ही ढंग का कुछ हम सो पाते हैं, ना ही अलमारी और ना ही खाना पकाने के लिए बर्तन। हमें पता है हम दोनों बहनों को क्या क्या झेलना पड़ता है। बोलते बोलते कविता अपने गरीब घर के अंदर के कमियों को सोचकर रोने लगती है। तब बड़ा भाई कुंदन आंसू पोंछकर दुलारते हुए कहता है, चुप हो जा मेरी प्यारी बहना, अरे रोती क्यों है? मैं तो इस टूटी फूटी थाली में भी खा लूंगा। अपने भाई को थोड़े दिन दे दे, पैसे इकट्ठे करके मैं घर में धीरे धीरे जरूरत की चीज एक एक करके ले आऊंगा।
घर के हालातों के चलते कुंदन के हलक से निवाले नहीं उतर रहे थे। किसी तरह आधी रोटी खाकर वो फैक्ट्री आ जाता है और हिसाब देखने लगता है। तभी बहुत ही सुंदर सा सूट पहने हुए वैदेही, जो कि फैक्ट्री के मालिक अनंत चतुर्वेदी की इकलौती बेटी होती है, वो सीधा कुंदन के पास आती है और मिठास अंदाज में बोलती है, जी मैंने सुना है इस फैक्ट्री का हिसाब किताब आप करते हैं। मेरा बड़ा ही नुकसान हो गया है, मुझे भी बहुत से हिसाब करने हैं आपसे। कुंदन चारों तरफ देखकर हिचकिचाते हुए कहता है, वैदेही ये तुम क्या कर रही हो? सारे मजदूर काम कर रहे हैं, मुझे भी काम करने दो, तुम्हारे पिताजी को हिसाब देना है। हिसाब तो मुझे भी तुमसे करना है। अब तुम बताओ सीधे सीधे चलते हो कि नहीं? अच्छा चलता हूँ बाबा, चलो। वैदेही कुंदन को अपनी कार में बिठाकर एक बड़े से 5 स्टार होटल के अंदर ले आती है, जहां दोनों महंगी चाय पीते हैं। कैसी लगी चाय? अच्छी है, लेकिन एक चाय पीने के लिए इतने महंगे होटल में आना जरूरी था क्या? इससे बढ़िया चाय तो टपरी वाले बनाते हैं, वो भी 10 रुपए में 1 कप, और उसका स्वाद पीकर मजा आ जाता है। कुंदन बोले जा रहा था और वैदेही प्यार भरी आंखों से उसे देखे जा रही थी। कुंदन लजाते हुए बोलता है, वैदेही ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। धत, बुद्धू लड़की मैं हूँ और शर्म तुम्हें आती है? ऐसे तो तुम कभी मेरे डैडी से बात ही नहीं कर पाओगे। किस बारे में? हमारी शादी के बारे में बुद्धू जी। शादी की बात सुनकर कुंदन अपने गरीबी को सोचकर मुरझाए लफ्जों में कहता है, देखो वैदेही, तुम तो जानती ही हो मैं कितना गरीब लड़का हूं। तुम मेरे साथ मेरे घर में खुश नहीं रह पाओगी। बेहतर होगा कि तुम अपने पिता की मर्जी से कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। तुमसे जो मखमल के बिस्तर पर नींद नहीं आती होगी, लेकिन मेरे घर में तुम्हें जमीन पर सोना पड़ेगा। कहाँ तुम सोने और चांदी के बर्तनों में खाती होगी, मगर मेरे घर में तुम्हें टूटे फूटे बर्तन में खाकर गुजारा करना पड़ेगा। मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता। बोलते बोलते कुंदन की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। कुंदन, मेरा प्यार इन सब सुख सुविधाओं का मोहताज नहीं है। मैं किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ रह लूंगी। तुम बस मुझे छोड़ना मत, वरना मैं टूट कर बिखर जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे पिता से बात करने जाऊंगा, लेकिन उनका जो भी फैसला होगा हम उसकी इज्जत करेंगे। अब ये उनके हाथों में है, वो मुझे अपनाएंगे या ठुकराएंगे। उन दोनों की इस बात की जरा भी खबर नहीं होती कि वैदेही के पिता, जो कि उसी महंगे होटल में मीटिंग के लिए मौजूद होते हैं, वो उनकी सब बातें सुन लेते हैं और बेटी की खुशी देखकर रिश्ता पक्का कर देते हैं, जिस पर मां मालिनी कलेश करती है। अजी, आखिर आप इस गरीब लड़के में क्या देख रहे हैं? इसके पास न ढंग का घर द्वार है, ना कोई सुख सुविधा। हमारी बेटी उस घर में खुश नहीं रह पाएगी अनंत जी। मालिनी, तुम्हारी नजर में कुंदन गरीब है, लेकिन मेरी नजर में वो हीरा है। पिछले कई सालों से जानता हूं मैं उसे। उस जैसा खुददार ईमानदार लड़का, मेहनती, हमारी बेटी के लिए हमें चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। और फिर वैदेही हमारी इकलौती बेटी है। हमारे पुरखों का तो सोने का पलंग, बर्तन, अलमारी है, वो हम सब उसे दहेज में दे देंगे, फिर तो उसकी जिंदगी सुखी से कट जाएगी। समझा बुझाकर अनंत मालिनी को शादी के लिए मना लेते हैं। एक तरफ दिवाली का वातावरण होता है, तो वहीं दोनों परिवारों में शादी की धूमधाम बिछाई होती है। कार्ड भी छप जाते हैं, लेकिन सवाल घर की सहूलियत का भी आता है। अरे वाह माँ, भाभी तो हमारे घर में कितने शुभ दिन को आ रही है। धनतेरस वाले दिन भाभी हमारे घर में आ जाएंगी। भाभी तो इतने बड़े घर की हैं, हम उन्हें कहाँ सुलाएंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे? ना तो हमारे घर में पलंग है, ना अलमारी, ना बर्तन। पता नहीं भाभी क्या सोचेंगी। धनतेरस के दिन हम क्यों ना एक पलंग को ही घर में लगवा लेते हैं। बिटिया, अभी तेरे भाई की शादी पहले ही कर्ज लेकर हो रही है, इस कर्ज को भरना होगा। ऐसे में पलंग अलमारी कहाँ से आएगी? एक स्टील का चम्मच खरीदकर धनतेरस का शगुन कर देंगे। जहां गरीब ससुराल में धनतेरस को लेकर रौनक नहीं थी, बल्कि सभी के दिलों में चिंता और दुख था, तो वहीं अमीर बहू का सोने का पलंग, अलमारी और सोने चांदी के बर्तन ससुराल जाने के लिए ट्रक में लदवाया जा रहा था। शादी के बाद जब अमीर बहू अपने गरीब ससुराल में पहुंचती है, तो अड़ोसी पड़ोसी बहू के संग दहेज में आया सोने का पलंग, सोने की अलमारी और बर्तन देखकर बड़ी बड़ी आंखें कर लेते हैं। तो वहीं गरीब ससुराल वाले भी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। कविता, देखो देखो, भाभी के दहेज का बर्तन, पलंग, अलमारी तो एकदम सोने के जैसा चमक रहा है ना? हाँ हाँ शीतल, ऐसा लग रहा है सुनार के यहाँ से अभी ताजा ताजा बनकर आया हो। अपने नंद के दिल में सोने के पलंग, अलमारी ससुराल में आने की खुशियां देखकर अमीर बहू मुस्कुराते हुए बोलती है, ननन जी, ये पलंग, अलमारी और ये सारे बर्तन सब कुछ एकदम खरे सोने का ही है। ये सुनकर सास ससुर भी अचंभा करने लगते हैं। बहू तू सच बोल रही है, या फिर पलंग पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है? क्योंकि सोने के पलंग पर सोना तो दूर, हम तो कभी ख्वाबों में भी सोच नहीं सकते थे कि हमारी अमीर बहू के मायके से दहेज में सोने का पलंग, अलमारी और सोने का बर्तन सेट मिलेगा।
माँ जी, ये सारी चीज पिताजी ने मेरे ससुराल वालों के इस्तेमाल के लिए दिया है, अब इस पर आप सभी का हक है। सास गंगा अंदर से आरती की थाली लाती है और एक एक सामान की पूजा करती है। इसके बाद वो धूमधाम से धनतेरस के दिन अपने गरीब घर में आई अमीर बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आज मेरे गरीब परिवार पर साक्षात माँ लक्ष्मी की दया हुई है, जो धनतेरस के दिन मेरे गरीब सोने से घर में उजाला फैलाने मेरी बहू मेरे घर की लक्ष्मी जो आ गई है। गरीब ससुराल वालों से प्रेम भरा स्वागत सत्कार पाकर बहू का दामन खुशियों से भर जाता है, जिसके बाद नई नवेली बहू दिवाली की पूजा करती है और पूरा परिवार सुख सुविधाओं में जिंदगी बिताता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी सोने का पलंग, अलमारी और बर्तन की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही आप हमें यह भी बताइए कि आप किस तरीके से धनतेरस मनाते हैं। आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। अरे भाई, शादी में इतना काम किया है कि खाना खाकर भी और भूख लग रही है। शादी में पूड़ी लड्डू से कुछ नहीं होता। पिताजी, मुझे रोटी खाने का मन कर रहा है। अरे बेटा, चावल पूरी से पेट थोड़ी भरता है। तू जानता है, मेरी तो रोटी से ही भूख मिटती है और घर की रोटियों की बात ही कुछ अलग है। वही तो, मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं भी रोटी खाना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त खाना कौन बनाएगा? सब तो शादी की वजह से थके हुए हैं। थकी हुई तो मैं भी हूँ, लेकिन माँ ने कहा था अपने ससुराल में जाकर सबका ख्याल रखना और उन्हें खुश करने की कोशिश करना। यही मौका है, मैं इन लोगों को रोटी बनाकर दे देती हूँ और ये लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे। वैसे भी 15-20 रोटी में तो इन लोगों का हो ही जाएगा। सुनिए माँ जी, अगर आप सबको इतनी भूख लग रही है तो आप मुझे रसोई में ले चलिए, मैं खाना बनाकर दे देती हूँ सबको। अरे अरे बहू, तुझे घर में कदम रखे 5 मिनट नहीं हुए और तू रसोई में जाना चाहती है। देख, तू भी थकी हुई है, इसलिए रोटी रहने दे, तू जाकर आराम कर। हाँ तारा भाभी, रहने दीजिए, हम सब शादी का ही खाना खा लेते हैं। लेकिन आप सबकी भूख रोटी से मिटती है। अभी आप सबने ही कहा था तो रहने दीजिए। वैसे भी कल रात का खाना आप सुबह क्यों खाओगे? अनिकेत, आपके लिए भी रोटी बना दूं मैं? अब तुम पूछ रही हो तो मैं बता देता हूँ। मेरे लिए 10 रोटी बना दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ चाची, हमें भी बहुत भूख लगी, हमें भी 10 रोटी बनाकर दे दो। मेरे लिए भी 10 रोटी चाची, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। बदमाश बच्चों, मजाक करते हो चाची से। जो चाचू बोलेंगे तुम भी वही बोलोगे। अरे तुम तो 2-3 रोटी ही खा पाओगे, 10 रोटी का क्या करोगे? खाना ऐसे बर्बाद नहीं करते। अरे विशाखा, मेरे बच्चे मजाक नहीं कर रहे, सच में वो 10 रोटी खाएंगे। बल्कि मेरे बच्चे नहीं, घर के सभी सदस्य 10 रोटी खाते हैं। सुबह, शाम और दोपहर के खाने में हमेशा 100 रोटी बनती है। अब तुमने सबसे कह ही दिया है तो जो सबके लिए 100 रोटी बना दो। हाँ बहू, अब हम अपनी नई बहू के हाथ की 100 रोटी खाकर ही दम लेंगे। हाँ, तुम्हारे कहने से तो मेरी भूख और बढ़ गई है। बहू, अब सबके लिए 100 रोटी बना दे जाकर, और हाँ, लहंगा बदल ले, क्योंकि इस लहंगे के साथ तेरा 100 रोटी बनाना बेहद मुश्किल है। 100 रोटी? माँ जी, आपको शायद बोलने में गलती लग रही है मुझे। आप सब लोग इतनी ज्यादा रोटी कैसे खाएंगे? सब 4-5 ही खाते तो करीब 40-50 रोटी हुई। और बड़ी दादी तो कम ही खा पाएंगी, उनके दांत थोड़ी होंगे इस उम्र में। बड़ी दादी, आप 2 ही रोटी खाओगी ना? अरे नहीं बहू, 80 की हो गई हूँ तो क्या हुआ, ये देख मेरे दांत। ये कहकर छड़ी लेकर चलने वाली गोमती अपने सारे दांत चिहार कर दिखा देती है। देखा बहू तूने, मैं भी तीनों टाइम 10-10 रोटी खाती हूँ, मेरी उम्र पर मत जा। हे भगवान, ये कैसे ससुराल में फंस गई मैं, जो तीनों टाइम 100 रोटी खाते। और मैं भी पागल हूँ जो आते ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, पर अब मुझे 100 रोटी बेलनी ही पड़ेंगी। जो मैं कल करने वाली थी वो मुझे आज से ही करना होगा। भगवान का नाम लेकर चलती हूँ। ठीक है माँ जी, आप सबके लिए रोटी लेकर आती हूँ। ठीक है बहू, और हाँ, साथ में कड़ी पकौड़ा, पुदीने की चटनी, दाल मखनी जरूर बनाना। जी जी माँ जी। और फिर अपनी किस्मत को कोसते हुए विशाखा कपड़े बदलकर रसोई में 100 रोटी का आटा गूंथ कर 100 रोटियां बनाने लगती है। एक तो मेरी अभी अभी शादी हुई है, ससुराल में 1 घंटा भी नहीं हुआ, इन लोगों ने मुझसे 100 रोटी बनाने के लिए भेज दिया। मेरा हाथ भी दुख गया और पसीना भी आ रहा है। ये काम मैं रोज कैसे करूंगी, वो भी तीनों टाइम। अरे तुम सब कर लोगी विशाखा, परेशान मत हो। मैं भी ससुराल में आकर ऐसे ही परेशान हो रही थी और 2 रोटी खाती थी। अब देखो 100 बनाती भी हूँ और 10 खाती भी हूँ। तुम्हें भी आदत हो जाएगी। बनाओ बनाओ, मैं सब्जी में मदद कर देती हूँ। दीदी, रोटी में मदद कर दीजिए। सच कहूँ तो अब ये काम मैं और नहीं करना चाहती, इस काम को तुम ही संभालो। ये सुन विशाखा को मन में गुस्सा आता है और सुमित्रा सब्जी छौंक कर चली जाती है और न चाहते हुए भी विशाखा को बहुत देर तक 100 रोटी बनानी पड़ती है।
और ऐसे वक्त गुजरता है, शादी के 6 महीने बीत जाते हैं। विशाखा को सबके लिए तीनों टाइम 100 रोटियां ही बेलनी पड़ती थी। वाह बहू, तुम्हारे हाथ की नरम नरम रोटी खाकर तो मैं बहुत खुश होता हूँ। ऐसा करो 2 रोटी और दे दो। और मुझे भी एक रोटी और दे दे बहू। हे भगवान, पूरा ससुराल गिन कर रोटी खाता है। आज मैं 90 रोटी बनाई थी, लेकिन नहीं, आखिर एक और मांग ही ली। बड़ी दादी, पापा जी, जेठानी जी, मैं अभी रोटी बनाकर लगाती हूँ। आज मैंने गिनती की नहीं की थी, मैं 100 रोटी बनाई हूँ या 90। जा बहू, जल्दी रोटी लेकर आना। इसके बाद विशाखा को 10 रोटी और बनाकर ससुराल वालों को देनी पड़ती हैं और 24 दिनों में उसे अपनी मां बनने की खबर मिलती है। ये सुनकर घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं और प्रेगनेंसी की बात सुन विशाखा कहती है, अरे वाह, अब तो मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। अब ससुराल में मुझसे कोई भी 100 रोटी नहीं बनवाएगा, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी से कोई काम नहीं करवाता और अब मैं अपने कमरे में रहूंगी। अच्छा है ना अनिकेत? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है विशाखा। मैं तो तुम्हारे हाथों की रोटी खाए बगैर एक दिन नहीं रह सकता, और मेरी जैसी ही आदत मेरे घर वालों को है। और वैसे भी अभी तो तुम्हें दिन चढ़े हैं, इतना काम कर सकती हो। बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे ने। हाँ भाभी, हम आपकी रोटी को खाना नहीं छोड़ सकते। दोपहर का वक्त हो गया है, जाइए खाना बना दीजिए। हाँ बहू, और तू प्रेगनेंसी में जितना काम करेगी, सबको खुशी से रोटी बनाकर खिलाएगी, उतना ही तेरा बच्चा भी खुश रहेगा, फलेगा और तुझे पुण्य प्राप्त होगा। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पुण्य। मेरा मतलब माँ जी, सच में ऐसा होता है? फिर तो मैं जरूर रोटी बनाऊंगी। 100 रोटी बनानी है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी मैं बना दूंगी माँ जी। आज 100 रोटी के साथ कौन सी सब्जी खानी है? आज तो खुशी का मौका है। वही तो बहू, आज खुशी का मौका है। मटर पनीर, रायता, पूरी, कचौरी, दाल मखनी है, कढ़ाई पनीर, मशरूम, मटर, बस इतनी सी सब्जी बना दे 100 रोटी के साथ, और हम तुझे ज्यादा काम तो देंगे भी नहीं। वाह वाह वाह, 10 सब्जी के नाम बताकर कह रहे हैं कि हम तुझे ज्यादा काम नहीं देंगे। इन ससुराल वालों को मेरी कितनी चिंता है। आज मुझे पता लग गया, प्रेगनेंसी में भी इन लोगों को मुझसे 100 रोटी बनवानी है। मन कर रहा है भाग जाऊं यहाँ से, लेकिन आज भी मैंने कुल्हाड़ी वाला काम कर ही दिया। और फिर शुरू की प्रेगनेंसी में भी विशाखा अपने ससुराल वालों के लिए 10 तरह की सब्जी के साथ 100 रोटी का टास्क फिर से पूरा करती है। और ऐसे ही उसे 3 से 6 महीने और 6 से 8वां महीना लग जाता है। रो रो कर, परेशान होकर, खड़े होकर, नहीं तो बैठकर विशाखा ससुराल वालों के लिए 100 रोटी बनाती है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। एक दिन विशाखा को रोटी बनाते बनाते उल्टी आती है और उल्टी करके सास को कहती है, माँ जी, अब मुझसे और नहीं हो रहा। मैं अपनी प्रेगनेंसी के 8 महीने भी 100 रोटियां बेल चुकी हूँ, जिससे मुझे इसकी महक चढ़ने लगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ जी, बार बार उल्टी आ रही है। हट, कुछ भी बोलती है। कभी तूने सुना है कि किसी को रोटी से गर्भवती में महक चढ़ रही और उल्टी आ गई? 2 मिनट सांस लेते और फिर रोटी बनाना। नहीं माँ जी, मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं और देर नहीं खड़ी हो सकती। देखिए ना माँ जी, बहू कैसी बात कर रही है। सब लोग खाने के इंतजार में बैठे हैं और ये रोटी ना बनाने का बहाना लगा रही है। बोली मुझे महक चढ़ रही है क्या? बहू कुछ भी मत बोल, ऐसा कुछ नहीं होता। जा सबके लिए रोटी बना दे, थोड़ा पानी पी ले, नींबू पानी भी पी ले, घबराहट भी होगी तो खत्म हो जाएगी। माँ जी सच में मेरा मन नहीं कर रहा। अनिकेत तुम आ गए, तुम तो समझो बड़ी दादी और माँ की रोटी बनाने के लिए कह रहे हैं। मुझसे अब नहीं बनेंगी 100 रोटियां। ये तो तुमने प्रेगनेंसी की शुरुआत में भी कहा था, और देखो अभी बना लिया ना। 8वें महीने तक जाओ, सबके लिए खाना बनाओ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अनिकेत तुम कैसे पति हो जिसे मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है? ये कहकर विशाखा खाना बनाने जा ही रही होती है कि पति और सास पर एक ही बार में 2 बार उल्टी कर देती है और चकरा कर बैठ जाती है। मैंने कहा था ना आप लोगों को मेरी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आता है। विशाखा की तबीयत खराब होने पर घर पर डॉक्टर आता है और विशाखा की पूरी बात सुनकर घर वालों को समझाता है। कैसे लोग हैं आप जो 8वें महीने की प्रेगनेंसी में भी अपनी बहू पर अत्याचार करते हैं? उसकी नहीं तो होने वाले बच्चे की ही फिक्र कर लीजिए। देखिए, किसी किसी को ऐसी कंडीशन होती है कि किसी भी खाने की महक को बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसी में से एक विशाखा जी भी है। आप सब मेरी बात समझो और उनका ख्याल रखो और आराम दीजिए, बच्चे को प्रॉब्लम होगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब से मैं अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखूंगा। विशाखा मुझे माफ कर दो। हाँ बहू, मुझे माफ कर दे जो मैं तेरी इतनी सी बात समझ नहीं पाई। अब से तुझे 100 रोटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी बहू और मैं ही काम कर लिया करेंगे, और तारा भी तो है।
माफ कर दे बहू, हम सब तेरे गुनहगार हैं, क्योंकि हम सब ने ही तुझसे 100 रोटियां बनवाई हैं। पापा जी, आप सब लोगों को अपनी गलती का पछतावा है तो माफी किस बात की। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैं फिर से 100 रोटी नहीं बना पाऊंगी। आप लोग चावल वगैरह भी खा लिया करें। रोटी बनाने में मेरी नहीं सबकी हालत खराब होगी, घर में जो भी बनाएगा। समझ गए बहू, अब ऐसा नहीं होगा। इतना सब होने के बाद घर वालों को अपनी गलती का पछतावा होता है और बहू की प्रेगनेंसी में वो उसका बहुत ख्याल रखती है। 1 महीने बाद उसे प्यारा सा बेटा होता है और अब फिर से कोई भी घर में 100 रोटियां नहीं खाता था, क्योंकि साथ में चावल और बाकी व्यंजन भी होते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? क्या आपको भी यही लगता है कि हमें सिर्फ अपनी ही जिद पर अड़े रहना चाहिए या बहू को भी समझाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही क्या आपने भी किसी के घर में 100 रोटियां बनते देखा है? तो हमें यह भी बताइए।